हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट आईडी। आज का जो वीडियो है वो हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का एवोल्यूशन चैप्टर का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डार्विनिज्म। ठीक है, तो देखेंगे क्या ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो लेट्स बिगिन। तो ये जो डार्विनिज्म है ये है चार्ल्स डार्विन के नाम पे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन एक ये बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, एक्चुअली उनको नेचुरलिस्ट बोला जाता है। नेचुरलिस्ट वो होता है जो नेचर को स्टडी करता है, नेचर को ऑब्जर्व करता है और नेचर को स्टडी करता है। प्लांट्स को स्टडी करेगा और जो बहुत सारे उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टडी करेगा, एनवायरनमेंट को स्टडी करेगा, तो नेचर को स्टडी करता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप यही बोल सकते हो बायोलॉजिस्ट भी थे। तो चार्ल्स डार्विन ये अपने आप में ना बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि जो ह्यूमंस हैं और जितने भी, खाली ह्यूमंस ही नहीं, मैं बोलूँगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ से आए, ये दुनिया जो है वो कहाँ से आई। इंसान है, इंसान कहाँ से आया, प्लांट्स कहाँ से आए, एनिमल्स कहाँ से आए, ये जो जितनी भी हमें लिविंग चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये कैसे, ये जो 30 स्पीशीज़ हैं, इतनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ है विद टाइम, कैसे चेंजेस आए हैं स्पीशीज़ में, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी चार्ल्स डार्विन ने। तो बहुत फेमस है, इनका नाम याद रखना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, चार्ल्स डार्विन। तो इन्हीं के ऊपर है डार्विनिज्म। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या था। बोलने से पहले आप ये समझो कि थोड़ी स्टोरी समझनी ज़रूरी है, इनका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और इनको बहुत शौक था कि ये नेचर को ऑब्जर्व करें, देखते थे बैठ के कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं और अलग अलग स्पीशीज़ की बर्ड्स कैसे बिहेव कर रही हैं, इंसेक्ट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कलेक्ट भी करते रहते थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट करते थे। फिर जैसे कि एक बार इनको चांस मिला वर्ल्ड घूमने का। ठीक है, तो ये बात है करीबन 1850s की, 1850s के आसपास की बात है। तो इंग्लैंड में तो इनकी पैदाइश थी, तो इंग्लैंड से पूरा दुनिया घूमने निकले एक शिप में जिसका नाम था HMS बीगल। ठीक है, तो ये आप ऐसे देख सकते हो, मैं आपको समझाऊं तो ये शिप है इनकी, ये चार्ल्स डार्विन की फ़ोटो है, ये HMS बीगल एक शिप है। तो ये इस शिप में HMS बीगल में इन्होंने पूरी दुनिया घूमी। दुनिया घूमी कैसे, ये देखो ऐसे, ये इंग्लैंड में थे, ये इंग्लैंड है, यहाँ से निकले ये ऐसे गए, पहले ऐसे गए, फिर यहाँ से होते हुए इधर गए, इधर गए, इधर गए, ऐसे गए। ठीक है, साउथ अमेरिका से, पूरा ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से होते हुए यहाँ पे गए। ये आइलैंड थे गैलापेगो, ये काफ़ी फेमस है, यहाँ पे इनको काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी। फिर यहाँ से होते हुए ऐसे ये करते हुए पूरा वर्ल्ड, क्योंकि राउंड है, यहाँ राउंड दिखाया नहीं है, तो ऐसे आए, फिर ये ऑस्ट्रेलिया होते हुए गए, फिर ये ऐसे अफ्रीका गए, केप टाउन ये, फिर ये वापस आप देखोगे इधर से, फिर ये इंग्लैंड आ गए। तो इस तरह से इन्होंने ना एक शिप में पूरी दुनिया घूमी और इन्होंने अलग अलग जगहों पे जा जा के अलग अलग जगह की जो स्पीशीज़ थी उनको ऑब्जर्व किया कि बर्ड्स कैसी हैं यहाँ पे एनिमल्स कैसे हैं, यहाँ पे लोग कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करके लगाए, लेके आए। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई। इन्होंने थ्योरी क्या बनाई, इन्होंने बोला जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं ना ये आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, यहाँ ये सब के सब क्या हैं, ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था जो इन्होंने दिया था, अगर मैं आपको बोलूँ एवोल्यूशन का नाम दिया। ठीक है, तो एवोल्यूशन बोला, इसको हम बोलते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ये भी आपको आगे समझ में आएगा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या, एक्चुअल में ये वही है, एवोल्यूशन ही है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो स्पीशीज़ होती है ना कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाती हैं, एक नई स्पीशीज़ बन जाती है। ठीक है, तो जो स्पीशीज़ होती है कुछ टाइम बाद, अब वो टाइम क्या होता है, वो हज़ारों साल का टाइम है, वो टाइम ऐसा नहीं एक दो साल में चेंज हो जाती है, हज़ारों साल लगते हैं। हज़ारों साल बाद एक स्पीशीज़ जो होती है वो चेंज होती है और एक नई स्पीशीज़ बन जाती है। ठीक है, और सारी स्पीशीज़ का एक कॉमन एंसेस्टर है। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है, दुनिया में जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक है आपको पता है, और एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो ठीक है, तो अगर आप देखोगे पीछे जाओगे इसमें, प्लांट्स को पीछे जाएंगे, अगर हम एनिमल्स को पीछे जाएंगे बैक इन टाइम, और ह्यूमंस भी अगर बैक इन टाइम जाए, तो हम सब का एक कॉमन एंसेस्टर है, एनिमल्स का, प्लांट्स का, ह्यूमंस का। ठीक है, इसको बोला जाता है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। एक्चुअली में वो एक बैक्टीरिया है, लाइफ की स्टार्टिंग एक बैक्टीरिया से हुई थी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ऐसे हम सब का एक कॉमन एंसेस्टर है और विद टाइम, ठीक है, ये ऐसे ऐसे
इस तरीके से, ठीक है। विद टाइम क्या हुआ है, पूरी देखो धीमे धीमे नई नई स्पीशीज बनी है। कुछ टाइम के बाद, हज़ारों हज़ारों साल के बाद क्या होता है, एक जो स्पीशीज होती है वो एक नई स्पीशीज बन जाती है विद टाइम, ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को उन्होंने बोला था एवोल्यूशन। देखो ये आप ऐसे समझ पाओगे, ये देखो, ये इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। जैसे स्टार्टिंग मान लो यहाँ से हुई लाइफ की, तो अब ऐसे ऐसे गए, यहाँ पे कुछ एक नई स्पीशीज बनना स्टार्ट हुई, यहाँ नई बनना स्टार्ट हुई, फिर ऐसे ब्रांच बन गई, यहाँ पे अलग चले गए, यहाँ पे फिर कुछ और ही बनना स्टार्ट हो गया, फिर एक नई डिवीजन हो गया, यहाँ नई स्पीशीज बन गई, यहाँ से फिर ह्यूमंस निकल गए, यहाँ से अलग निकल गए, ठीक है, यहाँ से कुछ निकल गया, यहाँ से एक नई लिविंग ऐसे स्पीशीज निकलती गई, तो ये इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप यही बोल सकते हो, ये पूरा जो एवोल्यूशन है ये इस तरीके से दिखाया हुआ है इस ट्री में, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसका जो बेसिक आइडिया है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब ये हुआ कैसे, मतलब जैसे अगर ये देखा जाए ये एवोल्यूशन हो रहा है तो उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, कैसे हो रहा है एवोल्यूशन, तो जो हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है एवोल्यूशन के, वो है जो उन्होंने मैकेनिज्म बताया किस वजह से एवोल्यूशन होता है, उसको उन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने बोला था। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है ये हम अभी आगे समझेंगे कि एवोल्यूशन हो कैसे रहा है, नेचुरल सिलेक्शन इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एक चीज़ और समझो, चार्ल्स डार्विन के टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, ये भी एक नेचुरलिस्ट थे, इनका नाम था एल्फ्रेड वेलेस, ठीक है। तो ये भी बहुत फेमस है। तो जिस टाइम पे चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन की थ्योरी निकाली थी ना, इन्होंने बुक लिखी थी, उसी टाइम पे एल्फ्रेड वेलेस ने भी एवोल्यूशन के बारे में डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। ये देखो इन्होंने बुक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, इससे ज़्यादा हमें मालूम पड़ा था कि इन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी दी है। ये बुक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो जो लोग बायोलॉजी ले रहे हैं आगे जाके, जिनको मेडिकल साइंस पढ़नी है, मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगा ये बुक पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, ठीक है। और अगर आपको ये बुक नहीं समझ में आती, कभी कभी क्या होता है थोड़ा ये टिपिकल होती है लैंग्वेज में, तो एक बुक और है, आप वो भी देख सकते हो, इट इज़ गुड बुक, सेल्फिश जीन। वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ईजी है, ईजी तो ये भी नहीं है इतनी, बट मैं बोलूँगा ये वाली बुक के कंपैरिजन में ईजी बुक है ये, ठीक है। तो आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, इट्स बाय रिचर्ड डॉकिंस। तो ये बुक आप देख सकते हो, ठीक है, नाम दिया है मैंने, फ्री टाइम में आप देख सकते हो। सिलेबस में नहीं है आपके, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं आने वाला, सिर्फ अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एवोल्यूशन होता है और उसके पीछे रीज़न होता है नेचुरल सिलेक्शन। अब हम समझते हैं नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है। यार देखो, जब ये गए ना इस वाली जगह पे गैलापागोस आइलैंड, चार्ल्स डार्विन, तो उन्होंने यहाँ पे ना अलग अलग टाइप की बर्ड की वो देखी कि जैसे मान लो 4 आइलैंड पे गए, पहले आइलैंड पे उन्होंने इस टाइप की बर्ड देखी, उसकी जो बीक थी, जो चोंच थी वो अलग थी। सेकंड आइलैंड पे बर्ड की चोंच अलग थी। थर्ड आइलैंड पे चोंच की अलग, बर्ड की चोंच अलग है। फोर्थ आइलैंड पे बर्ड की चोंच अलग है। तो उन्होंने देखा यार है तो सारी बर्ड ही, बट सबकी चोंचें क्यों अलग हैं। तब इन्होंने ध्यान दिया कि इनकी जो बीक है, जो चोंच है, वो इसलिए अलग है क्योंकि जिस आइलैंड पे थी, क्योंकि चारों अलग अलग आइलैंड पे थी, तो उस आइलैंड पे कंडीशंस ऐसी थी कि अगर इस तरह की चोंच नहीं होती तो ये जो चिड़िया है, ये जो बर्ड है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ताकि वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, इसीलिए इनकी जो चोंच है वो इस टाइप की होना स्टार्ट हो गई, और इसीलिए ये बची हुई। अगर पहले आइलैंड पे जो बर्ड है अगर इस चोंच की नहीं होती तो ये बचती नहीं, ठीक है। तो ये चोंच ज़रूरी थी, तभी जो बर्ड है उस आइलैंड पे बच पाई। थोड़ा अभी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये आप देख रहे हो नेचुरल सिलेक्शन समझा रहा हूँ मैं आपको, ये नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हालांकि ये जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो फ्रेज हम यूज़ करते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव, नॉर्मल भी बोला जाता है, इस पर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है, गाने ही बन चुके हैं इस फ्रेज के ऊपर। तो ये जो सर्वाइवल ऑफ जो फिटेस्ट है, ये डार्विन ने नहीं दिया था, ये दिया था स्पेंसर ने। ये जो फ्रेज है ये स्पेंसर ने दिया था, डार्विन ने तो नेचुरल सिलेक्शन दिया था। अब यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मली हम समझते हैं कि जो बहुत फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत मस्कुलर है, ऐसा नहीं है। फिटेस्ट का मतलब सिर्फ वो है जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। मैं फिर रिपीट करूँगा, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सकता है वो फिटेस्ट है, भले ही फिजिकली वो वीक भी हो, ठीक है। हो सकता है कि 2 लोग रहते हो, एक बंदा फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो और एक बंदा फिजिकली वीक हो, लेकिन जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेगा
वही फिट है एज पर डार्विन। ठीक है, तो यहाँ फिटेस्ट का मतलब वो फिटेस्ट मत समझ लेना कि ज़्यादा तेज़ भाग रहा है या ज़्यादा मस्कुलर है या ज़्यादा वेल बिल्ट है, नहीं। फिटेस्ट का मतलब सिर्फ ये है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट करेगा वही ज़िंदा बचेगा, और वो ज़िंदा बचेगा तो वो आगे ज़्यादा बेबीज़ रिप्रोड्यूस कर पाएगा। तो यहाँ फिटनेस का मतलब जो ये इससे है कि कौन अपने आप को एनवायरनमेंट से के हिसाब से अडेप्ट करके बचाएगा और आगे बेबीज प्रोड्यूस करेगा। तो ये मतलब है फिटनेस का, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का। तो अब हम थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। ये देखो, यहाँ पे एक चिड़िया है, ठीक है, ईगल समझ लो, यहाँ पे एक बर्ड है, समझ लो ईगल है। ये नीचे क्या है, ये चूहे हैं, ठीक है, और ये डार्क बैकग्राउंड है, तो ऑब्वियसली डार्क बैकग्राउंड में ये वाले चूहे दिखाई नहीं देंगे इस ईगल को, ये वाले चूहे दिखाई देंगे। तो क्या होगा, धीमे धीमे ये ईगल इन चूहों को खाना स्टार्ट कर देगी। ये ऑरेंज वाले चूहे हैं, येलोश ऑरेंज कलर के। तो हम देखते हैं आगे धीमे धीमे क्या हुआ, ये वाले चूहे कम होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि इनको तो ईगल खा रही है, क्योंकि ये तो अच्छे से विजिबल है। ये वाले विजिबल नहीं है क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है, डार्क पे डार्क दिखाई नहीं देता। तो क्या होगा, विद टाइम ये वाले बच जाएंगे और ये अपनी स्पीशीज ये रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, और तो ये बढ़ते जाएंगे। तो ये देखो ये बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये वाले धीमे धीमे कम होते जाएंगे क्योंकि इनको ईगल खाती जाएगी, ठीक है। अब देखो, एनवायरनमेंट के हिसाब से सबसे बेटर कौन अडेप्ट कर पा रहा है, ये अडेप्ट कर पा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे पूरा डार्क है, इसका कलर भी डार्क है, तो ये बच जाएगा। अब हो सकता है अगर आप 1 to 1 फाइट हो इस चूहे की और इस चूहे की, तो ये वाला चूहा जीत जाए। हो भी सकता है कि फिजिकली ये ज़्यादा स्ट्रांग हो, ज़्यादा मस्कुलर हो, ज़्यादा तेज़ भागता हो। लेकिन डार्विन ने क्या बोला था, फिटनेस का मतलब ये नहीं है। डार्विन ने बोला था जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पे अडेप्टेशन किसकी बेटर हो रही है, इसकी हो रही है, क्योंकि इसको ईगल देख नहीं पाएगी, तो इसको खा नहीं पाएगी और इसको खा जाएगी। भले ही ये इस चूहे के मुकाबले फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो या तेज़ भागता हो, तब भी, ठीक। तो ये मतलब है नेचुरल सिलेक्शन का। थोड़ा सा यहाँ भी देखो आप, ये देखो, अब ये जो है इस केस में ये वाला जिराफ को खाना मिल पा रहा है, ये खा ही नहीं पा रहे, ठीक है। ये भी चलो खा पा रहा है, इसकी ये भी यहाँ तक पहुँच गया, तो ये वाले जिराफ खा पा रहे हैं, ये भी खा पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बेचारा नहीं, ये वाला जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा, ये भी जिंदा रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों जिराफ जिंदा रह लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ तक पहुँच गए, इन्होंने इसको पेड़ को खा लिया। लेकिन ये वाला जो जिराफ है ये इस पेड़ को खा नहीं पाएगा। जब ये खा नहीं पाएगा तो ये मर जाएगा, तो इसकी स्पीशीज आगे नहीं जा पाएंगी इस जिराफ की। लेकिन ये वाला जो जिराफ है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का जिराफ जो है, ये तीनों ही जिराफ खा पा रहे हैं। किसको खा पा रहे हैं, इसको, पेड़ पत्तियों को खा पा रहे हैं, तो इनको फूड मिल रहा है, तो इनको फूड मिल रहा है तो ये बच जाएंगे, ये अपनी स्पीशीज आगे पास ऑन करेंगे। लेकिन ये वाला जो जिराफ, इसको क्या हो रहा है, इसको फूड नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये मर जाएगा, ये आगे स्पीशीज पास ऑन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट एक चीज़ देखो, डार्विन एक चीज़ नहीं बता पाया। डार्विन ने ये तो बोल दिया कि भाई जो खा पा रहा है वो बच जाएगा, ये इसको फूड मिल रहा है, इसको फूड मिल रहा है, इसको फूड मिल रहा है, ये तो तीनों बच जाएंगे। बट ये आया कहाँ से, ये नहीं डार्विन बता पाया। ये जो छोटा जिराफ है ये नेचर में कैसे आया, अपने आप कैसे आ गया, या ये जो लंबे वाले जिराफ हैं ये आ कैसे गए, ये आए कहाँ से, इसका आंसर नहीं था, ठीक है। तो उसने ये तो बता दिया कि फिटेस्ट विल सर्वाइव, डार्विन ने, बट डार्विन ये नहीं बताया कि फिटेस्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो ये जो जिराफ बचेंगे ये आए कहाँ से हैं, ये इसके पास डार्विन का आंसर नहीं था। और ये जो छोटा वाला जिराफ है, ठीक है, ये अगर इसको जिंदा रहना ही नहीं था और इसको जब यहाँ तक पहुँचना ही नहीं था, जब इसको मरना ही था, तो फिर आया कहाँ से, नेचर ने क्यों बनाया इसको, ठीक है। तो इसका, इन चीज़ों का आंसर डार्विन की थ्योरी में हमें नहीं मिलता नेचुरल सिलेक्शन में, तो थोड़ा इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। तो थ्योरी अच्छी है बट उसमें काफ़ी सारी कमियां भी हैं, सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाती डार्विन की थ्योरी। उसका रीज़न देखो ये भी है, बहुत हद तक जब डार्विन ने थ्योरी दी थी ना, उस टाइम पे जीन्स के बारे में नहीं मालूम था। जो वर्ड जीन है इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। एक्चुअल में जीन के बारे में बहुत हद तक जो काम किया मेंडल ने किया था काम, ठीक है। मेंडल्स का पढ़ते हो ना, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो मेंडल ने काफ़ी काम किया था, लेकिन मेंडल को लोग जानते ही नहीं थे। लोग, डार्विन का उस टाइम ज़्यादा वो था, पॉपुलैरिटी थी, मेंडल को लोग इतना जानते नहीं थे, तो जीन्स के बारे में काफ़ी लेट मालूम पड़ा है, ठीक है। तो जब डार्विन ने किताब लिखी थी ना, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उस टाइम पे जीन्स के बारे में नहीं मालूम था। तो जब जीन्स के बारे में नहीं मालूम था तो वेरिएशंस क्यों हो रहे हैं ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये सब जीन्स पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एक और प्राइम एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का, यहाँ पे आप समझ सकते हो। देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बार बार इसको यूज़ किया जाता है, कोड भी किया जाता है इस एग्जाम्पल को। ये कीड़े हैं, मॉथ, ठीक है, इसको मॉथ बोल सकते हो आप,
एक तरह कीड़ा है, एक वाइट है और एक ये देखो ध्यान से देखो ये ब्लैक कीड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक है। तो ये एक मॉथ ये रहा, एक मॉथ ये रहा, ये वाइट मॉथ है, ये ब्लैक मॉथ है। अब मान लो कोई ईगल आ जाती है, ठीक है, बाज आता है, एक ईगल आती है, तो ईगल इस वाले को आराम से खा लेगी क्योंकि ये दिखाई दे रहा है, और ये वाला बच जाएगा क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ब्लैक पे ब्लैक नहीं दिखाई देगा ईगल को। तो क्या होगा, ये वाला मरता जाएगा, इसकी स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी और ये बच जाएगा, ठीक है, ये आगे फिर अपना स्पीशीज को जन्म देता जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन का। तो इसको आप अब कहीं कोई पूछेगा तो आप बता भी सकते हो उसको, ठीक है। तो आई होप आपको भी नेचुरल सिलेक्शन समझ में आ गया होगा। कुछ और चीज़ें भी आती हैं जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन के, डार्विन की, तो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी समझ लेते हैं। एक पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन। देखो ये कहते हैं कि जनरली नेचर में क्या होता है, जो स्पीशीज प्रोड्यूस होती है हमेशा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करता है। क्योंकि मान लो उसने 10 बच्चे प्रोड्यूस करे, ठीक है, मान लो एक फिश है, एग्जाम्पल लेते हैं, फिश ने आगे 10 फिश प्रोड्यूस कर दी। अब 10 फिश क्यों प्रोड्यूस करी, ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस कर रहा है फिश, एक ही क्यों नहीं करी, मान लो एक या दो क्यों नहीं करी, 10 फिश क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि कल को कोई स्टॉर्म आ जाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फूड की कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए XYZ, ठीक है। तो जब 10 फिश होंगे या बीमारी फैल जाए मान लो, ठीक है, तो चांसेस हैं कि अगर 10 फिश हैं तो एक दो तो बचेंगी, लेकिन अगर ऑलरेडी ही अगर एक दो फिश ही होंगी तो फिर चांसेस हैं कि वाइप आउट हो जाएंगी। तो इसलिए हमेशा ओवर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस पर बाद में आएंगे। नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको समझा दिया है, एवोल्यूशन के अंदर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये हो गया। नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यहाँ देखो यार, नेचर में ना हमेशा ना एक स्ट्रगल है। स्ट्रगल किस चीज़ के लिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमेशा जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं वो कम होती हैं और जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो एक ना फाइट रहती है हमेशा। जैसे कि आप ये समझ सकते हो, जैसे ये फाइट समझ लो, जैसे कि यार ये समझ लो, एग्जाम्पल देखो, ये दो क्या है, दो बर्ड्स हैं, ठीक है, उल्लू जैसा लग रहा है, आउल मान लो, ठीक है। तो ये दो हैं, ये आपस में क्यों लड़ रही हैं, क्योंकि चूहा है। अब या तो ये नीचे वाला खा लेगा या ऊपर वाला खाएगा, तो फाइट हो रही है इनके बीच में, क्योंकि फूड तो एक ही है इनके लिए, जो यहाँ पे चूहा है, तो इसलिए आपस में लड़ रहे हैं ये। तो हमेशा ना एक स्ट्रगल रहेगा एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि जो लड़के जीत जाएगा वो खा लेगा और वो बच जाएगा, दूसरा वाला मर जाएगा आउल, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे हर जगह चलता है। ये देखो आप आपस में ये भी लड़ रहे हैं जानवर एक किसी फूड के लिए, जैसे ये भी लड़ रहे हैं, ठीक है। पानी पीने आया ये ज़ीब्रा, तो ये भी पीने आया था पानी, क्योंकि पानी नहीं पीते तो मर जाते, लेकिन फिर शेर ने इस पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे जो एक स्ट्रगल है एग्जिस्टेंस में, नेचर में एक स्ट्रगल चलता है कंटिन्यूस, ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं हमेशा फाइनाइट होते हैं। फिर बचेगा कौन, मैंने वही बताया था, फिटेस्ट कौन है, जो बेस्ट अडेप्टेड है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी, डार्विन को जीन्स के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था, ठीक है। एक पॉइंट और आता है एवोल्यूशन में, वेरिएशन। देखो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एवोल्यूशन होगा ही नहीं। एवोल्यूशन का मतलब ही क्या है कि एक स्पीशीज है, हज़ारों साल बाद, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद वो स्पीशीज धीमे धीमे स्लोली वेरिएशन होता है, और एक टाइम के बाद वो स्पीशीज बिल्कुल ही नई स्पीशीज बन जाती है। देखो कैसे होगा, जैसे कि एक स्पीशीज ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म का क्या है, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन जनरेशन, तो हज़ारों साल बाद क्या होता है, ये जो स्पीशीज होगी ये एक नई स्पीशीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये एक बिल्कुल ही एक नई स्पीशीज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्लोली क्या होता है, धीमे धीमे वेरिएशन आते हैं, हर एक जनरेशन में वेरिएशन आते हैं। आप 100% अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं हो, आपके अंदर कुछ वेरिएशन है, फिर आगे जो बच्चे होंगे उनमें कुछ वेरिएशन होगा, फिर आगे जो बच्चे होंगे उनमें कुछ वेरिएशन होगा। ऐसे हज़ारों साल बाद जाके एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद जो स्पीशीज होती है ना वही चेंज हो जाती है, ठीक है। जब स्पीशीज एकदम नई स्पीशीज बन जाती है, इसे हम बोलते हैं स्पीशिएशन। जो नई स्पीशीज बन रही है, नई स्पीशीज बनी क्यों रही है, नई स्पीशीज इसलिए बन रही है क्योंकि वेरिएशन हो रहा है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो नई स्पीशीज नहीं बनेगी, ठीक है। अब जैसे आप ये देखो, सिंपल मैं आपसे बात करूँ, ये देखो ये सारी अलग अलग स्पीशीज हैं, ये आप देख रहे हो, ये पेंगुइन अलग है, कछुआ अलग है, चिड़िया एक अलग है, तो ये सब क्या है, ये सारी की सारी अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। तो ऐसे वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेरिएशन की वजह से ही आपको सब अलग दिखाई दे रहा है। आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, अलग स्पीशीज है, एनिमल्स अलग स्पीशीज हैं, एनिमल्स में भी फिर जैसे मैंने बोला पेंगुइन एक अलग स्पीशीज है, मंकी एक अलग स्पीशीज है, चिंपैंजी अलग स्पीशीज है, टॉर्टॉइज अलग स्पीशीज है, ठीक है। तो ऐसे भी होता है। तो जब वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वेरिएशन के एवोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें अच्छा फिर ये इंपॉर्टेंट है कि
एविडेंस कैसे मिलता है हमें कि एवोल्यूशन हुआ है? डार्विन ने तो बोल दिया भैया एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन क्या है उसके पीछे? क्योंकि साइंस ऐसे नहीं मानती, साइंस एविडेंस मांगती है। तो पहला एविडेंस मिलता है हमें होमोलोगस स्ट्रक्चर। ये क्या होता है आप देखो, ह्यूमंस के हाथ डॉग्स के आगे के जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब मतलब जो डॉग के आगे वाला जो पैर होते हैं, ठीक है, आगे वाले, तो हमारे केस में हाथ हैं, तो डॉग के केस में पैर होते हैं। डॉग के ऐसे हाथ तो नहीं होते, जो आगे वाले हैं डॉग के, ठीक है, तो हमारे केस में हाथ हैं। ऐसे डॉग के जो हाथ हैं, जो आगे वाला हिस्सा है डॉग के, दो आगे के दो जो पैर हैं, ऐसी बर्ड के होते हैं, ऐसी वेल के होते हैं। तो सबका स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली आप देखोगे सेम सा है। तो कहीं ना कहीं जब ये सेम है तो इससे मालूम पड़ता है कि पीछे पास्ट में इन सब के ह्यूमन, डॉग्स, बर्ड्स, वेल, सबके जो एंसेस्टर था वो कॉमन था। इससे मालूम पड़ता है, क्योंकि देखो एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पीछे इन सबका एंसेस्टर सेम था, एक कॉमन एंसेस्टर था। बाद में सब अलग अलग होना स्टार्ट हुए हैं एनवायरमेंट के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से, अडेप्टेशन के हिसाब से, ठीक है। तो एक तो पहले ये मालूम पड़ता है, इसको हम बोलते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से हमें मालूम पड़ना स्टार्ट हुआ, डीएनए की फिर खोज हुई, फिर डीएनए की साइंस आई। तो मालूम पड़ा है डीएनए से मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं सब जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं दुनिया में सब कनेक्टेड है। हम बैक्टीरिया से भी कनेक्टेड हैं, हम प्लांट से भी कनेक्टेड हैं, और हम चिंपैंजी से भी कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है ये देखो, दो ह्यूमंस आपस में 99.9% हमारा डीएनए सेम होता है, ठीक है, डीएनए के लेवल पे, ठीक है, हम लोग सब 99.9% सेम है। मतलब आप में और एल्बर्ट आइंस्टाइन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0.1% का है, ठीक है, आप में और एल्बर्ट आइंस्टाइन में डिफरेंस सिर्फ 0.1% का है। तो यानी कि हम सब सेम है, ठीक है, हम सबका एक कॉमन एंसेस्टर था। अब देखो, चलो ये तो ह्यूमंस की बात की, अब देखो ह्यूमंस में और चिंपैंजी में 96% जेनेटिक सिमिलैरिटी है। डीएनए के लेवल पे ह्यूमंस में और चिंपैंजी में 96% सिमिलैरिटी है। तो ये सिमिलैरिटी कैसे आ सकती है? आप समझो, यहाँ ह्यूमन है और यहाँ चिंपैंजी है, देखने में कितना डिफरेंस है ह्यूमन में और चिंपैंजी में, ज़मीन आसमान का फर्क लगता है, लेकिन फिर भी डीएनए के लेवल पे ये दोनों सेम है, 96% सेम है। तो ये सेम कब होंगे? यानी कहीं ना कहीं पीछे जो इनका एक कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है इन दोनों का। लाइफ का ओरिजिन स्टार्टिंग एक से ही हुई है। मैंने बोला था ना, एक कॉमन एंसेस्टर है हम सबका, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो बैक्टीरिया है, जिसको बोलते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो इससे मालूम पड़ता है, अब ये डीएनए की स्टडीज से तो मालूम पड़ पा रहा है कि डीएनए सेम है। डार्विन के टाइम पे डीएनए की स्टडीज वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन अब मॉडर्न साइंस तो डीएनए को समझती है। तो हम चिंपैंजी का डीएनए लेते हैं, हम ह्यूमंस का डीएनए लेते हैं, हम उन दोनों के डीएनए को देखते हैं, हम देखते हैं तो बहुत कॉमन है, 96% कॉमन है। लेकिन ऊपर से आपको अलग दिखाई देता है इंसान, ऊपर से इंसान बहुत अलग है, चिंपैंजी बहुत अलग है देखने में, काम करने में, फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, मेंटल कैपेसिटी में, हर चीज़ में अलग है। लेकिन डीएनए के लेवल पे, जो बिल्कुल मोस्ट बेसिक लेवल पे है, वहाँ पे हम और चिंपैंजी 96% सेम है, ठीक है। अब ऐसे देखो, आप बनाना में और ह्यूमन में देखो, बनाना और ह्यूमन डीएनए के लेवल पे 60% सेम है। 60% एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इससे यानी कि कहीं ना कहीं प्रूव हो रहा है, चाहे बनाना हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे ह्यूमन हो, हम सबका जो एंसेस्टर है पीछे कॉमन है। तभी तो कुछ सिमिलैरिटी आ रही है। ऐसे कैसे सिमिलैरिटी आ जाएंगी? जैसे आपके अंदर मान लो, देखो आप में और आपके मामा के लड़के में कुछ सिमिलैरिटी होती है, आप में और आपके चाचा के लड़के में कुछ सिमिलैरिटी होगी, आपके और आपके ताऊ के लड़के में सिमिलैरिटी होगी, आपके और आपकी कज़न सिस्टर में सिमिलैरिटी होगी, आपके और आपके कज़न ब्रदर में सिमिलैरिटी होगी। तो लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी क्यों आ रही है? आपके और आपके कजन्स में सिमिलैरिटी क्यों है? क्योंकि पीछे एंसेस्टर सेम है ना आपका, तभी तो कुछ सिमिलैरिटी है। तो ऐसे ही चाहे ह्यूमंस में हमने देखा, ह्यूमंस में, चिंपैंजी में, बनाना में, सब में कुछ ना कुछ डीएनए के लेवल पे सिमिलैरिटी आ रही है। तो उसका इससे क्या प्रूव हो रहा है? कहीं ना कहीं एंसेस्टर एक कॉमन रहा था हमारा पीछे पास्ट में। तो उससे मालूम होता है, डार्विन ठीक कह रहा था कि एवोल्यूशन हुआ है, सब एक स्टार्टिंग सबकी एक सिमिलर उससे हुई है, बाद में सब ऐसे ऐसे इवॉल्व होते गए हैं, नई नई स्पीशीज बनती गई हैं विद टाइम, एडेप्टेशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है, वेरिएशन हुआ है सबके अंदर। तो डार्विन का यहाँ से हमें मालूम पड़ता है डीएनए से, ठीक है। फिर बायोजोग्राफी का लिंक होता है कि अलग अलग जगहों पे लोकेशंस के हिसाब से चेंजेस आते हैं, ठीक है। एक हमने देखा कि एक कोई अमेरिका में मिल रहा है कोई चीज़, वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मिल रही है, तो हमने थोड़ा सा उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ देखी, ठीक है। तो ये पूरी बायोजोग्राफी के हिसाब से, जोग्राफी मतलब बायो में सिमिलैरिटीज़, बायो मतलब लाइफ में सिमिलैरिटीज़, और बायो मतलब होता है लाइफ, जोग्राफी मतलब लोकेशन, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हम स्टडी करते हैं, इस लोकेशन पे ये मिला हमें, इस लोकेशन पे हमें ये मिला, तो दो स्पीशीज़ मिली या सेम स्पीशीज़ मिली, तो डिस्टेंस के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, डीएनए के हिसाब से इसमें कितनी सिमिलैरिटी और कितनी डिससिमिलैरिटी है, सब बायोजोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। फिर फॉसिल से हमें मालूम पड़ा, फॉसिल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। फॉसिल से हमें मालूम पड़ता है कि स्पीशीज़ में, अलग अलग स्पीशीज़ में, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितना डिफरेंसेस है और सिमिलैरिटी है, ठीक है। फिर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी देख पाते हैं,
ठीक है, कुछ चीज़ें हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, जैसे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, वैसे कीड़े आ गए जिन पे पेस्टिसाइड काम ही नहीं करता, क्योंकि इंसेक्ट्स मतलब ऐसे पेस्टिसाइड क्यों डाले जाते हैं, कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ठीक है, खेतों में डाले जाते हैं, लेकिन अब विद टाइम क्या हो रहा है, वो जो इंसेक्ट्स हैं ना उन पे वो पेस्टिसाइड काम ही नहीं कर रहे। ऐसा ही काम एंटीबायोटिक्स पे भी हो रहा है। एंटीबायोटिक्स में भी आपको दिखाई देगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एंटीबायोटिक्स में क्या हो रहा है, धीमे धीमे बैक्टीरिया पे बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया पे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से बैक्टीरिया ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, वो एंटीबायोटिक्स से लड़ पा रहा है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे। तो ये सब हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाकी अब लोग कहते हैं कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, इंसान कोई नया इंसान क्यों नहीं बन रहा, हम तो अभी भी इंसान ही हैं, हम कोई नया इंसान क्यों नहीं बन रहे हैं। ठीक है, फिर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हमें तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कुछ एवोल्यूशन होते हुए। आपको एवोल्यूशन होते हुए इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि एवोल्यूशन हज़ारों साल में होता है, ऐसा नहीं कि 100-200 साल में हो जाएगा, उसको बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है, हज़ारों साल लाखों साल लगते हैं एवोल्यूशन को होने में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सब क्या है, एविडेंसेज हैं जो मैंने आपको बताया, डार्विन के थ्योरी को प्रूव करते हैं कि उनकी थ्योरी है जो ठीक है। ठीक है, फिर ये देखो, ये एक स्पीशीज़ के अंदर, ये लास्ट है फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, चैप्टर नहीं, ये पार्ट खत्म हो जाएगा डार्विनिज्म। स्पीशीज के अंदर भी, सेम स्पीशीज के अंदर भी वेरिएशन होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये दोनों वोल्फ हैं लेकिन इनमें वेरिएशन है, कलर अलग है फर का इनका, वो वाइट है वो ब्लैक है। तो हमने देखा कि सेम स्पीशीज में भी है, तो दोनों स्पीशीज सेम ही ना, वोल्फ ही तो हैं, उसके बावजूद भी इसमें क्या है, वेरिएशन है। जैसे ह्यूमंस में भी वेरिएशन होता है। आप देखोगे यूरोप का आदमी आप इंडिया के आदमी से अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अफ्रीका का आदमी हमसे अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अमेरिका का आदमी हमसे अलग दिखाई दे रहा है। तो इंसानों में भी वेरिएशन है, सारे इंसान एक जैसे नहीं है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ठीक है, किसी के बाल कर्ली हैं, किसी के बाल स्ट्रेट हैं, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें वाइट हैं। ठीक है, तो वेरिएशन होते हैं सेम स्पीशीज के अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी वेरिएशन है। अब अल्टीमेटली सवाल फिर ये उठेगा कि वेरिएशंस जो होते हैं उसके पीछे रीजन क्या होता है, चाहे सेम स्पीशीज में हो चाहे डिफरेंट स्पीशीज में हो। वेरिएशन का जो सबसे बड़ा जो रीजन है वो जीन्स ही है। जब तक जीन्स में चेंज नहीं आएंगे आपके, तब तक वेरिएशन नहीं होगा। तो वेरिएशन तब होता है जब जीन्स के लेवल पे चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब जीन्स के लेवल पे चेंजेस क्यों आते हैं, इसके पीछे फिर बहुत सारे रीजंस हैं। म्यूटेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, तो वो अभी मैं इसमें नहीं जाऊँगा डिटेल में, क्योंकि वो फिर जीन्स वाले चैप्टर पूरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, वो जब हम जीन्स वाले चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तब हम समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। डार्विनिज्म, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया जरूर लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को सबसे शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।